Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry, and today we are going to discuss factors affecting vapor pressure. In the previous session we defined what is vapor pressure, and you know that vapor pressure is that pressure exerted by the vapors in a closed container or the liquid surface or on the walls of the container at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर डालते हैं वेपर्स किसी क्लोज्ड कंटेनर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सबस्टेंसेस का, किसी भी प्योर सबस्टेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। वो मैंने पहले ही उसमें बताया। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो मेन फैक्टर्स पे है। असल में तो ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, और एक फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ लिक्विड। उस पर भी ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ लिक्विड में हम क्या देखते हैं? जिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, जिन लिक्विड सबस्टेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, और जिन लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा वाटर और इथेनॉल की, इथेनॉल का और एक नाम है इथाइल अल्कोहल। तो जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की बात करने के बाद हमें पता चलता है वाटर शो करता है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगी तो टेंडेंसी टू वेपोराइज कम हो जाती है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी नॉट वाटर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कम होता है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, किसके बनस्बत? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है। एक इथेनॉल मॉलिक्यूल एक ही के साथ जुड़ के एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम है, मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वहां टेंडेंसी टू वेपोराइज क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल में क्या होता है, शाबाश, जो वेपर प्रेशर इसका होता है प्योर फॉर्म में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे और एक एग्जाम्पल में लूंगा, इथेनॉल, ग्लाइकॉल एंड ग्लाइसरॉल। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है? इथेनॉल का। उसके बाद किसका होता है? ग्लाइकॉल का। और लास्ट में किसका होता है? ग्लाइसरॉल का। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, यहाँ पे एक ही OH है, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 3 OH है। 3 OH 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, यहाँ पे 2 बना सकते हैं, यहाँ पे 1। तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पे टेंडेंसी टू वेपोराइज कम होता है। इसलिए आपने देखा हो जो ग्लिसरॉल होता है वो गाढ़ा होता है, उसकी टेंडेंसी टू वेपोराइज कम होती है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। जब हम उसको ऐसे रखते हैं तो इथेनॉल वेपोराइज हो जाता है। दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के आधार पर हम फिर देखते हैं सबस्टेंसेस दो किस्म के होते हैं, वोलेटाइल सबस्टेंसेस एंड नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस। वोलेटाइल सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका कोई वेपर प्रेशर हो, जिनमें टेंडेंसी टू वेपराइज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल सबस्टेंसेस। दैट मीन्स उनका पी नॉट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है वोलेटाइल सबस्टेंसेस का। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, तो उनमें टेंडेंसी रहती है टू गेट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल आता है, मेथनॉल आता है, बेंजीन आता है, टॉलिन आता है, वाटर आता है, ये सब वोलेटाइल में आते हैं। और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? जिनमें टेंडेंसी नहीं होती है वेपोराइज होने की। रियल लाइफ में कोई भी सबस्टेंस नॉन वोलेटाइल नहीं होता है, मगर अब हम सॉलिड्स को मान के चलते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है, और वो भी किसके बुनियाद पे? एजम्पशंस के आधार पे, एजम्पशंस की बुनियाद पे। अदरवाइज कोई भी सबस्टेंस नॉन वोलेटाइल नहीं है। और उनका जो हम पी नॉट वो हम किसके बराबर मान के चलते हैं? 0 के बराबर। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस में, इसमें ग्लूकोज आता है, यूरिया आता है, फ्रक्टोज आता है, सक्रोज आता है, एटसेट्रा। ये सब किसमें आते हैं? नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस में। तो और एक फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेपर प्रेशर में, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो कम हो जाता है,
वो ब्रेक हो जाता है, वो वीक हो जाता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डिक्रीज हो जाता है। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो टेंडेंसी टू गेट वेपोराइज इंक्रीज हो जाती है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, इसको स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था क्लैशियस क्लैप्रियन। तो उसने क्या दी, उसने एक इक्वेशन दी, एक फार्मूला दी क्या करने के लिए, इस वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए। उसको हम यूनिवर्सल इक्वेशन भी बोलते हैं कि यूनिवर्सल फार्मूला। और वो किस शक्ल में है, वो ये है log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे जो ये K है, इसको हम यहाँ पे, जो मैंने आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात जब मैंने की थी, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर्स, जब मैंने इसका वो बताया था, जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं तो वो के बराबर हम मान के चलते हैं, और वही पार्शियल प्रेशर के बराबर भी होता है। जो ये के यहाँ पे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होता है, या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है, वीपी वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ जिसका भी आप लोग, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो फिर हम इसी इक्वेशन को के T1 और T2, ये क्या होता है, ये दो टेम्परेचर होते हैं केल्विन में, K1 और K2। इस T1 T2 ये हम किस टेम्परेचर में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन फॉर्म में, केल्विन फर्स्ट केल्विन सेकंड। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है केल्विन के रूप में होता है। और K2 K1 को हम रिप्लेस करते हैं P2 P1 से। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। हमें कोई भी दो टेम्परेचर्स दिए होंगे तो हमें किसी भी टेम्परेचर पे बताया जाएगा कि आप इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये है इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है। हमें दो टेम्परेचर्स दिए गए होंगे तो हमें बताया जाएगा अगर इस T2 पे इतना है तो T1 पे कितना प्रेशर हो सकता है, या T1 दिया होगा तो T2 पे कितना प्रेशर हो सकता है। तो ये सारा हमें इस इक्वेशन से निकलेगा। और कुछ चीजें आपको इस चैप्टर में सीखनी है जो रिलेटेड है। सपोज 2-3 टर्म्स जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने हैं, वो है बबल पॉइंट क्या होता है और ड्यू पॉइंट क्या होता है, बीपी। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है जहां, बबल पॉइंट की बात अगर हम करेंगे, द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट फॉर्म, जिस टेम्परेचर पे या जिस पॉइंट पे किसी भी लिक्विड से पहला वेपर बन जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड और बबल पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स फॉर्मड, दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट। इसी तरह जब हम ड्यू पॉइंट की बात करते हैं, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे पहला वेपर कंडेंस होता है। उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं जिस पे पहला वेपर कंडेंस हो जाए। यहाँ पे क्या है, जहां पे पहला क्या बन जाएगा, पहला वेपर बन जाएगा, वेपर ड्रॉपलेट बन जाएगा। यहाँ पे पहला वेपर किसमें, लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। तो हमेशा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है। हमेशा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, क्योंकि बबल पॉइंट को हम उसको बोलते हैं जिस पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बन जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पे ज्यादा क्या होते हैं, इसमें लिक्विड स्टेट ज्यादा होती है। तो जब हम ड्यू पॉइंट, जहां पे क्या बोलते हैं, द टेम्परेचर एट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंसेस, यहाँ पे कौन से ज्यादा होंगे, फिर शाबाश वेपर्स। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म कम होगी, वेपर फॉर्म ज्यादा होगी। यहाँ पे लिक्विड स्टेट ज्यादा होगी और वेपर स्टेट कम होगी। तभी यहाँ पे वेपर स्टेट नेग्लिजिबल होगा, यहाँ पे शाबाश लिक्विड फॉर्म नेग्लिजिबल होगा। तो ये है दो पॉइंट, बबल पॉइंट किसको हम बोलते हैं और ड्यू पॉइंट। द टेम्परेचर और द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड bubble point, and the dew point, the temperature or the point at which first drop of vapor condenses, that is called a dew point. अब और एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर होगा, बाहर के प्रेशर के बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज अब और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है।
बॉइलिंग पॉइंट हम सीधे बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो तो उस टाइम उसका क्या कहलाया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। मगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें हम और एक टर्म ऐड करते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 1 atm। एक तो बाहर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए और वो और किसके बराबर होना चाहिए, 1 atm के बराबर। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा और बाहर का प्रेशर कितना होगा, 1 atm, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यह है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसीलिए जब हम देखते हैं, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे किसी भी कोई भी चीज जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों जल्दी बॉयल हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी अटेन हो जाएगा, तो वो कम समय में ही बॉयल हो जाता है। एक्चुअली वहां पे क्या होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। जितना बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट एंड शाबाश बबल पॉइंट। एंड दिस इज